अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में एक लंबे समय से बड़ी समस्या रही है। इस समस्या को दूर करने के लिए कई एफर्ट किए गए हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी देश को परेशान कर रहा है। Same problem, hundreds of job seekers but just 10 vacancies. Such pictures often mean just one thing, unemployment is rising. कोई पॉलिटिकल पार्टी ये वादा कर रही है कि हम जल्दी दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक बन जाएंगे, तो कोई आपको फ्री बी का झांसा दे रही है, पर ये लोग आपको नौकरियां नहीं देंगे। इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी सून। एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में इंडिया गठबंधन की सरकार 1,00,000 रुपए बैंक अकाउंट में डालेगी। इंडिया में लगभग 83% जॉबलेस पॉपुलेशन 34 साल से कम उम्र के लोगों की है। ये बात इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के मुताबिक है, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन IHD के द्वारा पब्लिश की गई है। जून 2024 तक इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9.2% तक पहुंच गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमिक CMIE के मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। इसका असर ना कि सिर्फ एक पर्सन पर बल्कि पूरी कम्युनिटी और पूरे देश की इकोनॉमिक पर पड़ता है। आज के इस वीडियो में इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को हम डीपली समझेंगे, इससे कौन सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया जा सकता है। कहावत है नौकरी के लिए धक्के खाना, लेकिन ये सिर्फ कहावत नहीं, ये हमारे देश में बेरोजगारी की सच्चाई कि भारत में ऐसे लोगों की तादाद बढ़ गई है जिन्होंने नौकरी ढूंढने की कोशिश करनी ही बंद कर दी है। लोग कहते थे कि यूपी युवाओं का राज्य है, आंदोलनकारियों का राज्य है, लेकिन आज हकीकत ये हो गई कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट हर एज ग्रुप को अफेक्ट करता है, लेकिन कुछ ग्रुप पर ज्यादा अफेक्ट होता है। यूथ स्पेशली 15 से 29 साल के लोग सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट फेस करते हैं। फ्रेश ग्रेजुएट और यंग प्रोफेशनल्स को जॉब मिलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि एक्सपीरियंस की कमी, स्किल मिसमैच और कुछ जॉब मार्केट में ओवर सैचुरेशन होता है। इंडिया में ज्यादा पढ़े लिखे यूथ को उन लोगों से ज्यादा जॉबलेस होने के चांसेस होते हैं जो बिल्कुल भी स्कूल नहीं गए हो। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ग्रेजुएट्स में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29% है, जो उन लोगों के 3.4% से लगभग 9 गुना ज्यादा है जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं। ILO की नई रिपोर्ट में दिखाया गया है कि सेकेंडरी या हायर एजुकेशन वाले यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 18.4% है, जो ऑलमोस्ट 6 गुना ज्यादा है, और ये समस्या टाइम के साथ और बढ़ती गई है। ILO ने कहा है, The more educated you are, the tougher it is to find a job. Graduate unemployment is almost 30%, 30. Unemployment among people with higher education is 18%, and now look at unemployment among people who cannot read or write, just 3.4%. This is called educated unemployment. अगर हम मिडिल एज पर्सन की बात करें जो 30 से 45 साल के बीच के होते हैं, वो भी इस प्रॉब्लम से बच नहीं सके हैं। IT और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर में ले ऑफ के कारण इस एज ग्रुप के लोगों को भी जॉब से हाथ धोना पड़ा है। अब बात करते हैं व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, काफी लोगों को एक्चुअली नहीं पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ लोग काम करने के लायक होते हैं और जॉब ढूंढ रहे होते हैं, पर उन्हें काम नहीं मिल पाता है। अनएम्प्लॉयमेंट के कई कारण हो सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक में डाउनटर्न, टेक्नोलॉजी में बदलाव, एजुकेशन में स्किल की कमी और जॉब मार्केट में स्ट्रक्चरल चेंजेस। अनएम्प्लॉयमेंट का मेजर अनएम्प्लॉयमेंट रेट से किया जाता है, जो लेबर फोर्स का वो परसेंटेज होता है जो अनएम्प्लॉय है और एक्टिवली जॉब ढूंढ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट के कई अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे पहला है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। ये इकोनॉमिक रिसेशन या डाउनटर्न के कारण होता है, जब गुड्स और सर्विस की डिमांड कम होती है, जिससे लोग अपनी जॉब खो देते हैं। दूसरा है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये तब होता है जब लोग एक जॉब से दूसरे जॉब में जा रहे होते हैं या पहली बार वर्कफोर्स में एंटर कर रहे होते हैं, जैसे रिसेंट ग्रेजुएट्स। तीसरा है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये तब होता है जब इकोनॉमिक में ऐसे बदलाव आते हैं जो कुछ स्किल या इंडस्ट्री को ऑब्सोलेटेड बना देते हैं, जिससे लोगों के पास जो स्किल है और जो जॉब अवेलेबल है उसके बीच में मिसमैच हो जाता है। चौथा है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये तब होता है जब कुछ लोगों को साल के कुछ स्पेसिफिक टाइम पर नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि इनकी जॉब सीजन पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर वर्कर्स या टूरिज्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी समस्या है जो एक पर्सन को ही नहीं बल्कि पूरे इकोनॉमिक को अफेक्ट करता है, जिससे इनकम कम होती है और देश में
गरीबी भी बढ़ती है। इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है डेवलपिंग नेशन के कंपेयर में। ग्लोबली इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कंसर्न का मुद्दा है। जहां यूएस, जापान और जर्मनी जैसे कंट्री ने लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेंटेन किया है, वही इंडिया इस इशू से स्ट्रगल कर रहा है, जो कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ और लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर के वजह से है। अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में कई डेकेड से एक परसिस्टेंट इशू रहा है, लेकिन ये 1990s में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के दौरान ज्यादा प्रोनाउंस्ड हो गया। लिबरलाइजेशन से कई सेक्टर्स में ग्रोथ हुई, लेकिन ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जैसे टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर में जॉब लूजेस भी हुए। 2008 के ग्लोबल रिसेशन ने इस प्रॉब्लम को और भी बढ़ा दिया। Lehman Brothers is going bankrupt, and financial markets from Asia to Europe are doing their utmost to prevent Monday from turning from dark to black. जिससे आईटी और मैन्युफैक्चर जैसे सेक्टर में बड़े पैमाने में ले ऑफ्स हुए। ये अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम काफी पुराना है, जिसकी शुरुआत कॉलोनियल पॉलिसी से हुई थी, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री लाइवलीहुड्स को डिस्टरप्ट कर रही थी। पोस्ट इंडिपेंडेंस से इंडिया का फोकस पब्लिक सेक्टर जॉब पर था, जो ग्रोइंग पॉपुलेशन के साथ पेस नहीं कर पाया। रिसेंट ईयर्स में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और ऑटोमेशन ने भी अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया है। जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो ओल्ड मेथड ऑब्सोलेट हो जाते हैं। ये ऑटोमेशन और एआई जैसी चीजों ने बहुत सारे जॉब को रिप्लेस कर दिया है। जो लोग टेक्निकली स्किल नहीं होते हैं, उनके लिए ये एक प्रॉब्लम बन जाता है। This time, the chief of the International Monetary Fund has weighed in, and she says, yes, AI will affect the job market. In fact, she painted a more worrying picture. The IMF chief said AI will hit the job market like a tsunami. But the IMF chief had some numbers. In the next 2 years, AI could affect 60% jobs in the developed world and overall 40% worldwide. कोविड-19 पेंडेमिक एक मेजर शॉक था इंडियन इकोनॉमिक के लिए, जिससे बड़े पैमाने पे जॉब लूजेस हुए, स्पेशली इनफॉर्मल सेक्टर में जो पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा एम्प्लॉय करता है। फिर 2016 का डिमोनेटाइजेशन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन ने भी डिस्क्रप्शन लेकर आया था जॉब मार्केट में। अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में सिग्निफिकेंट जियोग्राफिकली डिफरेंस दिखाता है। अर्बन एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा होता है रूरल एरिया के कंपैरिजन में। रूरल एरिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.8% है और अर्बन एरिया का 8.7%, जो मेनली जॉब मार्केट्स के सैचुरेशन और रूरल वर्कर्स के बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए सिटीज में माइग्रेट करने के कारण होता है। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इंडिया में कॉमन है, जो रूरल एरिया में जॉब अपॉर्चुनिटी की कमी के कारण होता है, लेकिन ये माइग्रेशन अक्सर अर्बन एरिया में लेबर ओवर सप्लाई तक ले जाता है, जो सिटीज में अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देता है। केरला, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, तेलंगाना और ओडिशा जैसे स्टेट्स कंसिस्टेंटली हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिपोर्ट करते हैं। ये स्टेट्स यूनिक चैलेंजेस फेस करते हैं, जैसे लैक ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ और गवर्नेंस का इश्यूज। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट के कई रीजंस है। ये एक सिंगल फैक्टर के वजह से नहीं होता है, बल्कि ये कई फैक्टर्स मिलकर ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में ये है। पहला है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडियन इकोनॉमिक अभी भी अंडर डेवलप है और बहुत स्लो पेस पर ग्रो कर रही है। 5 डेकेड्स ऑफ प्लानिंग के बाद भी एक्चुअल ग्रोथ टारगेट रेट से काफी कम है। लेबर फोर्स काफी ज्यादा है, लेकिन अवेलेबल जॉब अपॉर्चुनिटी काफी कम, इसीलिए स्लो ग्रोथ रेट वर्क अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने में फेल हो जाते हैं। दूसरा है फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन। इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ एक सीरियस इशू है। ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट के लिए एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है। चाहे हम 12 ईयर प्लान कंप्लीट कर लिए हो, फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है। India has already overtaken China as the most populous country, and about 53% of India is now below the age of 30. But India's young do not seem to find full-time jobs. That's especially true in the urban areas. 12 ईयर प्लान एक नेशनल इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट है, जो सेंट्रलाइज और इंटीग्रेट है। इस प्लान का सब टाइटल उसके ओवरऑल विजन और एम्बिशन को रिफ्लेक्ट करता है, फास्टर, सस्टेनेबिलिटी और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। आप अगर और डिटेल्स में जानना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तीसरा है डिक्लाइन कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। ब्रिटिश रूल के टाइम पे कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्री का डिक्लाइन हुआ था, जिसके वजह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का पोटेंशियल सीरियसली अफेक्ट हुआ। कंज्यूमर प्रेफरेंस के शिफ्ट होने और मॉडर्न बिजनेस के इमर्ज के कारण ट्रेडिशनल विलेज और कॉटन इंडस्ट्री टाइम के साथ कम हो गई। इंडिपेंडेंट के बाद मेजर इंडस्ट्री ने स्मॉल इंडस्ट्री को रिप्लेस किया, लेकिन एक्सपेक्टेड जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं
हुई। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में बहुत फ्लॉज है। कई मैनेजमेंट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इंजीनियर MBA प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग की कमी के वजह से ये लोग कंपनी में जॉब रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाते हैं और अनएम्प्लॉयड रहते हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम अक्सर स्टूडेंट्स को मॉडर्न जॉब मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इक्विप नहीं कर पाता है। ये स्किल मिसमैच एक मेजर रीजन है कि एजुकेटेड पर्सन को जॉब मिलने में दिक्कत होती है। अगर हम गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करें तो गवर्नमेंट पॉलिसी भी हमेशा अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करने में इफेक्टिव नहीं रही है। प्रोग्राम जैसे मनरेगा टेम्पररी रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं करते। करप्शन, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी जैसे इश्यूज प्रॉब्लम को और बढ़ा देते हैं। इन शॉर्ट, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से जॉब डिमांड काफी बढ़ रही है, जबकि लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट सिर्फ लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है। इसका रिजल्ट ये होता है कि लेबर की सप्लाई और डिमांड के बीच में एक बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है। जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है, देश की ग्रुप इंटीग्रेशन पर भी खतरा मंडराने लगता है। अब बात करते हैं कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस कैसे कर सकते हैं। पहला है गवर्नमेंट पॉलिसी और प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोग्राम लॉन्च किए हैं अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ने के लिए, जैसे मनरेगा जो रूरल एरिया में 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट गारंटी देता है, और स्किल इंडिया जो वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू एम्प्लॉयबिलिटी इनहेंस करने का एम रखता है। लेकिन इन प्रोग्राम को बेटर इम्प्लीमेंटेशन और स्केल करने की जरूरत है ताकि ये सच में इफेक्टिव बन सके। अगर मैं मनरेगा के प्रॉब्लम की बात करूँ तो पहला है लो वेजेस की वजह से बहुत सारे वर्कर्स ने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना कम कर दिया। दूसरा है डिक्लाइनिंग डिमांड। प्राइवेट सोर्स के डेटा से पता चलता है कि डिमांड में गिरावट हो रही है, खास करके रूरल एरिया में। तीसरा है डिले इन वेजेस पेमेंट। वेजेस पेमेंट में भी डिले अभी भी मनरेगा का सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। सरगुजा के चैनपुर में मनरेगा योजना के तहत ग्रामीणों से मजदूरी करवाई गई, लेकिन मजदूरी करवाने के बाद उन्हें भुगतान नहीं किया गया है। सेम स्किल इंडिया स्कीम में भी प्रॉब्लम्स है। पहला है ट्रेनिंग और इंडस्ट्री की जरूरत में मिसमैच। स्किल इंडिया स्कीम का एक बड़ा क्रिटिसिज्म ये भी है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो स्किल्स सिखाए जाते हैं वो इंडस्ट्री की एक्चुअल जरूरत के हिसाब से मैच नहीं करते हैं। दूसरा है लो प्लेसमेंट रेट। स्कीम के अंदर ट्रेन होने के बावजूद भी प्लेसमेंट रेट काफी लो है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद भी बहुत सारे ट्रेनीज को जॉब मिलने में मुश्किल होती है, जो स्कीम की इफेक्टिवनेस पर सवाल उठाते हैं कि क्या ये एम्प्लॉयमेंट की इशू को सॉल्व कर पा रही है। और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी ट्रेनिंग की कमी। किसी भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की सक्सेस क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनर्स पर डिपेंड करती है, लेकिन स्किल इंडिया स्कीम के बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, आउटडेटेड इक्विपमेंट और क्वालिफाइड ट्रेनर्स की कमी है। ये ट्रेनिंग की ओवरऑल क्वालिटी पर इफेक्ट करता है और पार्टिसिपेंट के रेलेवेंट और प्रैक्टिकल गेन में रुकावट बनता है। प्राइवेट सेक्टर भी जॉब क्रिएशन में क्रूशियल रोल प्ले करता है। नई इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करके और एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को एक्सपांड करके जॉब क्रिएशन किया जा सकता है। साथ ही में स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज को भी सपोर्ट करना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में एक सिग्निफिकेंट इशू है जो मिलियंस लोगों को इम्पैक्ट करता है। इसे एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को साथ में मिलकर कोई इफेक्टिव सॉल्यूशन निकालने की सख्त जरूरत है। रूट कॉज को समझ के और इफेक्टिव सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करके इंडिया अपने लोगों के लिए एक ब्राइट फ्यूचर की राह बना सकता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना।